हेलो दोस्तों, आज 25 फरवरी के आर्टिकल की हम बात करते हैं। 26 फरवरी है तो एक दिन हमारा पीछे चल रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कोटेशन किस बात के लिए बात कर रहा है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वे पूजनीय है। किसी भी चीज़ की पूजा मत करो, पहले तर्क देखो, उसके बाद आप उसकी तरफ हो, पूजा की तरफ माइल हो। समावेशिता का स्वप्न और स्त्री। हम विश्व लैंगिक स्तर अंतर सूचकांक में महिलाओं के संबंध में आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन यापन तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के पहलुओं की जांच करते हैं। इन सभी पहलुओं पर हमें बहुत निराशाजनक स्थिति नजर आती है। महिलाओं के ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात कही है। देखो, समावेशी समाज का मतलब है कि हर एक इंसान भागीदार हो, हर एक इंसान। समावेशिता समाज एक ऐसे समाज को कहते हैं जहां सभी सदस्यों की सक्रिय, न्यायसंगत और सम्मानजनक भागीदारी हो। यहाँ तक कि ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए बिना समान महत्व दिया जाता है ना, और उनका सम्मान किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सभी का सम्मान, सहभागिता की बात की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इन संवैधानिक मूल्यों को प्रत्येक नागरिक अपनी चेतना का हिस्सा बना पाया है। आधों को तो ये भी नहीं पता कि संविधान है क्या, आधों को तो ये भी नहीं पता संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है। अगर हाँ तो फिर लैंगिक भेदभाव की चर्चा करना बेमानी हो जाता है, अगर नहीं तो फिर समावेशी समाज की स्थापना कल्पना मात्र रह जाती है। स्त्रीवादी विचारक इस बात से इंकार करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में असमानता प्राकृतिक या अपरिहार्य है। इनका यह भी मानना है कि पुरुष सत्तात्मक प्रणाली महिलाओं की स्वतंत्रता की कीमत पर पुरुषों की सभी श्रेणियों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए विज्ञान की उस व्यवस्था को चुनौती देते हैं जिसे पुरुष वर्चस्व वाले समाज ने उत्पन्न किया है। क्योंकि पुरुष सत्ता से जुड़ा हुआ है, ज्ञान महिलाओं को ज्ञान देने वालों के रूप में स्वीकार करने से हिचकता है। इसलिए आज के विकसित और स्वतंत्र आधुनिक समाज में भी लैंगिक संवेदनशीलता पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो गया है। देखो, अब तक क्या हो रहा है, अब तक क्या है, इंसान देखो, जो पुरुष होता है उसका काम होता है खाना कमाई करना, जबकि महिला को एक रसोई में बंद करके छोड़ दिया जाता है। भाई ऐसा नहीं करना है। महिलाएं भी नॉलेज, ज्ञान को हासिल करें, महिलाएं भी इल्म को हासिल करें, ज्ञान को हासिल करें, नॉलेज को हासिल करें। उनका काम सिर्फ खाना पकाना नहीं है, पुरुषों का काम ही सिर्फ कम ज्ञान अर्जित करना नहीं है, महिलाओं का भी यही काम है। लैंगिक संवेदनशीलता सीखने की प्रक्रिया को एक अभिन्न अंग है। इससे स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं की गरिमा को सभी नागरिकों, खासकर पुरुषों की चेतना और व्यवहार में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए, जहां लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया के प्रारूप में उपस्थित रहती है। वहां से चलती हुई है पड़ोस विद्यालय पूरे समाज में विस्तार ले लेती है। मीडिया और सिनेमा में स्त्री एक वस्तु बन गई है, उसकी बुद्धि और रचनात्मकता तो कम आका जाता है। देखो, अगर आप आज की फिल्म देखो ना, उसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं का रोल क्या है? महिलाओं का रोल है बस अंग प्रदर्शन करना। उसके अलावा उन्हें कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं दिखाया जाता, उन्हें कोई शिक्षित महिला के रूप में नहीं दिखाया जाता। आज आप देख लीजिए सॉन्ग कैसे चल रहे हैं, गाने कैसे चल रहे हैं। उसके व्यक्तित्व को शरीर, रंग रूप सुंदरता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। जो महिला जितनी सुंदर है उसका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा है, ऐसा आज के दौर पर माना जाता है। महिलाओं ने ऐसा करैक्टर, ऐसा चरित्र महिलाओं का पेश किया है। अगर लैंगिक संवेदनशीलता को समाज के प्रत्येक नागरिक की चेतना का हिस्सा बनाना है तो परिवार, स्कूल, मीडिया, धर्म और राजनीतिक संस्थाओं को द्वारा किए जाने वाले सामाजिकरण में समावेशी समाज, या यूं कहीं कि संवैधानिक मूल्यों को सिखाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई समावेशिता आए तो संवैधानिक मूल्यों को सिखाना ही पड़ेगा। सीमोन द बोवर कहती हैं कि पुरुष को मनुष्य के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि जब भी स्त्री मनुष्य की तरह व्यवहार करती है तो उस पर पुरुष की नकल करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की कि स्त्री को पहले मनुष्य के रूप में तो स्वीकार करना शुरू किया जाए। जब हम वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक की बात करते हैं तो महिलाओं के संबंध में आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन यापन तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के पहलुओं की जांच करते हैं। इन सभी पहलुओं पर हमें बहुत निराशाजनक स्थिति नजर आती है। यह वास्तविकता बताती है कि महिलाओं के पास कोई वास्तविक समानता, वास्तविक स्वतंत्रता और वास्तविक अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और असर की बात की जाए तो भारत में महिलाओं के लिए औसत वेतन पुरुषों की तुलना में लगभग 20 से 30% कम है। भाई आप हर जगह चले जाओ, उसी पोस्ट पे पुरुष है, उसी पोस्ट पर महिला है, तो महिला की तनख्वाह आपको कम मिलेगी। शैक्षिक उपलब्धि के स्तर पर पुरुष
में साक्षरता दर 78.8% और महिलाओं में 59.3% है। इसके अलावा केवल 1/3 भारतीय महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि आधे से ज़्यादा पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के स्तर पर देखें तो महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं तक कम ही पहुंच पाती हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार और असमान पोषण जैसे कारकों के कारण खराब स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव करती हैं। इससे महिलाओं में मृत्यु दर अधिक होती है ना। आधी से अधिक महिलाओं को तो डॉक्टर के दिखाना भी लोग जरूर नहीं समझते। राजनीतिक विश्व में महिलाओं की भागीदारी मामूली है। भारत में लगभग ये 14% है। राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। वास्तव में महिला परिवार में अराजनीतिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, जो इसे अराजनीतिक बनाता है। परिणाम स्वरूप उनके समकक्ष पुरुष उनके राजनीतिक विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। नेतृत्व और उच्च वेतन वाले पदों पर महिलाओं की संख्या कम है, जिससे आय का अंतर बढ़ रहा है। भाई ऊंचे ऊंचे पदों पर देखो आपको ज़्यादातर पुरुष ही मिलेंगे, महिलाएं दिखी नहीं। ग्लोबल जेंडर के रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण समानता तक पहुंचने में अभी 134 वर्ष और लगेंगे। स्त्री परिवार में व्यस्त रहती है, बच्चों का पालन पोषण करती है और अपेक्षानुरूप धार्मिक कार्यों को संपन्न करती है। इसके बावजूद परिवार में उसके घरों के कामों को आर्थिक दृष्टि से नहीं गिना जाता है। स्त्रीवादी लेखिका रोजा लग्जमबर्ग तर्क देती है कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। वो तो जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, ये तो देखो, इसको तो हम तनख्वाह में ऐड ही नहीं करते हैं, है ना। अगर इसका भी हिसाब मांगने लग जाएं तो ये कहती हैं कि सबसे बड़ी चोरी माना जाएगा इतिहास का। इसलिए आज के समाज में इन सभी आयामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या लैंगिक समानता केवल एक दस्तावेजी वास्तविकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं कार्यरत हैं। स्त्री को आधारभूत भूमिका घरेलू है, इसलिए सभी समाजों में पारिश्रमिक केंद्रित अर्थव्यवस्था में व्याहर्षिप नजर आती है। दरअसल महिलाओं को भावनात्मक, शारीरिक दृष्टि से कमजोर, निम्न भौतिक स्तर, स्वयं की सुरक्षा में असमर्थ माना जाता है। समझा जाता है कि जीवन के लिए वह पुरुष पर निर्भर रहती है, वह केवल घरेलू गतिविधियों के लिए निर्मित है, निर्णय लेने में असमर्थ है। धार्मिक सांस्कृतिक दुनिया में सक्रिय भागीदारी पर भी कई बार सवाल उठते हैं, जबकि पुरुषों से आत्मविश्वासी, तर्कसंगत होने और निर्णय लेने में सक्षम एवं स्वाभाविक नेता होने की उम्मीद की जाती है। मगर इन विशिष्ट विशेषताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि विभेदीकरण तो समाज द्वारा निर्मित है। अब देख लेते हैं आगे वो क्या बात बोल रहा है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मनात्मक परिवर्तन कर समानता प्रदान करके निर्णय लेने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन देकर तथा स्वायत्तता देकर इन लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही औपचारिक संस्थाओं में पुरुष तथा महिलाओं दोनों को भूमिकाओं में समान अवसर दिए जाने चाहिए, न कि उन्हें बताना चाहिए कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। यही नहीं भूलना चाहिए कि वक्त बदल रहा है और आने वाले समय में राजनीति से लेकर कॉर्पोरेट और कृषि से लेकर निर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। इसलिए अब जीवन के हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के महत्व को समझना होगा, उनकी योग्यता और प्रतिबद्धता का सम्मान करना होगा। भैया आप तो सम्मान करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे का आर्टिकल देख लेते हैं। आगे का आर्टिकल क्या है, हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध का शायद वो आर्टिकल है, देख लेते हैं क्या है। शांति की राह, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो हमास और इजराइल के अंदर तो उन्होंने शांति समझौता करा ही दिया है। अब रूस और यूक्रेन के शांति समझौते की कोशिश में लगे हुए। अब रूस यूक्रेन संघर्ष रुक सके, इसके लिए कोशिशें तेज होती दिखने लगी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उनके पद छोड़ने से शांति लौटती है और यूक्रेन को नाटो की सदस्य मिलती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनके इस बयान की असल वजह उन पर पड़ रहा अमेरिकी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध करवाने का ऐलान कर दिया था, फिर उनका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता दिखा है। रूस के खिलाफ संघर्ष के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी उन्होंने रोकने की घोषणा कर दी। शांति बहाली के लिए पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजनीतिक याद में जो बैठक आयोजित की गई उसमें यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जबकि उसमें रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने हिस्सा लिया। मतलब रियाद के अंदर इनकी बैठक हुई है, लेकिन यूक्रेन को नहीं बुलाया, ना उन्होंने हिस्सा लिया। रूस और अमेरिका इनके अधिकारी मौजूद थे वहाँ पर। अब अमेरिकी प्रतिनिधि का दावा है कि इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों पहले ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब यूक्रेन में चुनाव कराए जाने चाहिए। जाहिर है जेलेंस्की अलग थलग पड़ चुके हैं और अब उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अभी तक यूक्रेन इसलिए रूस का मुकाबला कर पा रहा था कि उसे अमेरिका से मदद मिल रही थी। अब ट्रंप ने भी मदद देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। हालांकि रूस की तरफ अमेरिकी झुकाव के अपने समीकरण हैं, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि रूस यूक्रेन संघर्ष का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और जैसे भी हो सब यही चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। भाई ठीक है, ट्रंप के चाहे कुछ भी उद्देश्य हो, कुछ भी उनके मन में चल रहा हो, लेकिन फिलहाल अगर वो शांति की पहल कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो उसका स्वागत सबको करना चाहिए। उनका चाहे अपने इसके पीछे कुछ भी हो, क्योंकि सब जानते हैं कि इसका दुनिया पे भी असर पड़ रहा है और लोगों पे भी असर पड़ रहा है। इस युद्ध को चलते 3 वर्ष हो गए, करीब 2.5 लाख भवन ध्वस्त हो चुके हैं। दोनों तरफ से 1.25 लाख से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं। हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लाखों नागरिक विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई तरीके से कोशिश की गई। भारत ने भी बार बार कहा कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बात की और युद्ध रुकने की अपील की, मगर दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, है ना। फिर आगे बात करते हैं। अच्छी बात है कि इस युद्ध
के रोकने की संभावना नजर आने लगी है। हालांकि जेलेंस्की अब भी यूक्रेन की नाटो सदस्य का मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुश्किल लगता है। दरअसल युद्ध की शुरुआत ही इसी मुद्दे से हुई थी कि यूक्रेन ने नाटो को सदस्य बनने का फैसला किया था और रूस ने उसे इस फैसले से कदम वापस लेने की चेतावनी दी थी। जेलेंस्की इस बात से भी डरे हुए हैं कि शांति बहाली को लेकर जिस तरह रियाद में बैठकें हो रही हैं, उसमें रूस का ही पक्ष अधिक मजबूत रहेगा और उसी की शर्तें लागू होंगी। जाहिर है इससे यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेन में खनिजों आदि को लेकर अमेरिकी के अपने स्वार्थ हैं और यह देखने को बात होगी कि युद्ध समाप्ति के बाद वह वहाँ किस तरह रणनीति बनाता है। पर फिलहाल युद्ध रुकना ज़्यादा जरूरी है ताकि वहाँ के लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके और बेवजह जा रही जाने बचाई सके। भाई चाहे अमेरिका का वहाँ के खनिज पे नजर हो, चाहे किसी चीज़ पर हो, लेकिन फिलहाल मुद्दा यह है कि युद्ध रुकना चाहिए। ट्रंप वो कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है जानलेवा जाम। देख लेते इसमें क्या है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जनता की सुविधा के नाम पर जो व्यवस्था की जाए वह किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए। अगर कहीं ऐसा होता है तो ये सरकारी इंतजामों और उससे जुड़े अधिकारियों की दूरदर्शिता, लापरवाही का ही उदाहरण होगा, जिसकी वजह से किसी ऐसे मरीज की जान चली जाती है जिसे थोड़ी सजगता से बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और जाम के मद्देनजर प्रशासन ने जो अवरोधक खड़े किए थे, उसके पीछे मकसद भीड़ को नियंत्रित करना बताया गया था। मगर इस इंतजाम के पीछे दूरदर्शिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता तब सामने आई जब एक स्थानीय भाजपा नेता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और सड़क पर लगे अवरोधक की वजह से उनकी गाड़ी समय रहते आगे नहीं बढ़ पाई। खबरों के मुताबिक भाजपा नेता के परिवारों के लोगों ने वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों से अवरोधक खुलवाने की गुहार लगाई। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी फोन किया गया, लेकिन रास्ता नहीं खुल सका। सवा घंटे बाद जब अवरोधक हटाया गया, तब आगे भी यही हालत होने की वजह से गाड़ी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई। आखिरकार उनकी मौत हो गई। तो खैर वो तो मंत्री थे। जब ये हालत सोचो कोई आम आदमी होता तो कितनी बुरी कंडीशन आती, वो ही नहीं पहुंच पाए, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाम के अंदर बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत है। यानी भीड़ और जाम से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने के नाम पर जिस तरह सड़क को बाधित किया गया, उस पर आपात व्यवस्था में पहुंचे किसी मरीज को भी आगे निकलने का ख्याल नहीं रखा गया। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आपात अवस्था में पहुंचे किसी मरीज के नाजुक हालत देखने के बावजूद कोई विशेष इंतजाम करना जरूरी नहीं लगा। क्या यह लापरवाही के साथ साथ संवेदनशीलता का परिचायक नहीं है? यह अकेले अयोध्या का मामला नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर लगने वाले जाम की वजह से लोगों और खासकर बीमार लोगों को होने वाली असुविधाएं कोई छिपी हकीकत नहीं है। अफसोसजनक यह है कि न केवल जाम बल्कि समस्या से पार पाने के लिए पुलिस की ओर से जो इंतजाम किए जाते हैं, वो भी कई बार आपात अवस्था में किसी बीमार या जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा हाल है और कंडीशन खराब है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि जाम की जो दिक्कत है उसको कैसे दूर किया जाए। चलिए भाई, नेक्स्ट आर्टिकल है यूक्रेन संघर्ष, 3 साल में लाखों की मौत, करोड़ों बेघर। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश पर 24 फरवरी 2022 को की सुबह रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 तरफ से हमला बोल दिया। इसे पुतिन ने यूक्रेन में तैनात सेना को हटाने की कार्रवाई बताया। यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने 27 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद कीव से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। लोग अपने कुछ सामान को लेकर ही परिवार के साथ सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े। कीव की सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई थी। भारतीय छात्रों को निकालने का ऑपरेशन गंगा शुरू। आप सब जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू करवाया था। युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को विमानों के जरिए लाने का ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया। ऑपरेशन के तहत सैकड़ों विद्यार्थी यूक्रेन से हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया होते हुए भारत लौटे थे। पूरे ऑपरेशन में 90 उड़ानों में से 18,280 छात्रों को वापस लाया गया। यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के 8 महीने बाद रूस की क्रीमिया से जोड़ने वाला कर्स रेलवे पुल उड़ा दिया। इस ब्रिज की क्रीमिया पर रूस के कब्जे की निशानी के तौर पर देखा जाता था। अच्छा देखो, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा रखा, हालांकि 2014 से पहले वो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। अब यूक्रेन ने क्या किया, उस पुल को उड़ा दिया। युद्ध शुरू होने के 10 महीने बाद पहली बार यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की देश से बाहर निकले। उन्होंने अमेरिका पहुंचकर संसद को संबोधित किया। जेलेंस्की ने अमेरिकी नेताओं और आम अमेरिका द्वारा युद्ध में मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वादा किया कि जंग खत्म करने की कोशिश में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युद्ध का 1 साल पूरा होने के 4 दिन पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंच गए। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका हर हालत में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त 24 को यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुर्स इलाके में अचानक कई हमले करके 1376 स्क्वायर किलोमीटर
पर कब्जा कर लिया। 20 फरवरी 2025 अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद युद्ध को रोकने की कोशिश तेज हुई। रूस और अमेरिका ने इसे खत्म करने के मकसद से बैठक की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 4.5 घंटे की यह बैठक सऊदी अरब में हुई। इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि रूस अमेरिका ने अपने आपसी रिश्ते सुधारने की पहल की। अमेरिका ने कहा कि जंग रोकने का हल तभी निकल सकता है जब रूस के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों, है ना। कुल मिलाकर वही वाला आर्टिकल था कि रूस और अमेरिका अधिकारियों की बैठक वहाँ पर हुई रियाद, अमेरिका में। अब चलते हैं, ये एक आर्टिकल हो रहा है। आर्टिकल कह रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की नीति में बदलाव के संकेत, यानी कि ये भी उसी के बारे में देखते हैं इसमें क्या बात चल रही है। कुल मिलाकर आज का जो अखबार है उसमें तो इसी रूस यूक्रेन युद्ध इसी पर आर्टिकल छपे हुए। यूक्रेन युद्ध के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए और दोनों देशों की लड़ाई में अमेरिका के समर्थन के बारे में संदेह पर ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में विराम लगा दिया है। करीब 3 साल पहले रूस के आक्रमण का विरोध करने की जेलेंस्की की कोशिशों के लिए अमेरिकी कांग्रेस संसद ने खड़े होकर उनकी सराहना की थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह करार दिया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की विदेशी सहायता की मलाईदार व्यवस्था का जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप ने युद्ध शुरू करने के लिए रूस को नहीं बल्कि यूक्रेन को दोषी ठहराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को जल्दी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो उनका देश नहीं बचेगा। करीब एक हफ्ते पहले ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। अब ट्रंप युद्ध और यूक्रेन राष्ट्रपति के बारे में रूस की तरह बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में रूस के राजदूत अंद्रती केलिन ने ट्रंप प्रशासन के नजरिए की प्रशंसा की है। अमेरिकी विदेश नीति में अचानक आया यह बदलाव वास्तव में नाटकीय है, क्योंकि इससे हैरान नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके ताज़ा बयान से पता चलता है कि वे एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका प्रथम की विदेश नीति का हकीकत में बदल रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की पर ताज़ा हमला तब किया जब जेलेंस्की ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेनी खनिजों तक पहुँच और उनसे लाभ पाने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा कर दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, मोदी और अल्थानी की मुलाकात। अभी आपको पता हो कि भारत के अंदर कतर के शेख आए थे, है ना। देखते हैं कि क्या कतर के लिए गया। हाल ही में भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जब नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते 70 के दशक में शुरू हुए थे। कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए जनवरी 1973 में पहले प्रभारी की नियुक्ति की थी। मई 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 15 फरवरी 2024 को कतर की आधिकारिक यात्रा की थी। कतर में, है ना, कतर में यह उनका दूसरी आधिकारिक यात्रा थी। इससे पहले अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के निमंत्रण पर मोदी 4-5 जून 2016 को कतर के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की साल 2016 की कतर यात्रा नवंबर 2008 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कतर यात्रा के बाद भारत की ओर सबसे उच्च स्तर की यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत का द्विपक्षीय व्यापार देख लेते हैं कि भारत का कतर के साथ कैसा व्यापार है। वर्ष 2023-24 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.08 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि में कतर को भारत का निर्यात 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं इस दौरान कतर से भारत का आयात 12.38 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। 2022 में 2023 में भारत और कतर के बीच 18.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस दौरान भारत ने 1.96 अरब डॉलर मूल्य का सामान कतर को निर्यात किया। वहीं कतर से भारत का आयात 16.1 अरब डॉलर का रहा, है ना। आयात ज़्यादा है। कतर भारत को LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, देखो जो कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इनके पास फ्यूल की भरमार है, चाहे वो गैस हो चाहे वो पेट्रोल। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के सामान बेचता है। वहीं भारत कतर को अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, सब्जियां, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य, बिजली और अन्य मशीनरी, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, कपड़ा, रसायन, कीमती पत्थर और रबर बेचता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अब क्या है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। प्राकृतिक गैस LNG के मामले में कतर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी LNG की जरूरत का 40% से ज़्यादा हिस्सा कतर से खरीदता है। LNG के अलावा भारत कतर से एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीथीन भी आयात करता है। फरवरी 2024 में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर एनर्जी के साथ 2028 से 2048 तक हर साल 7.5 मिलियन टन 75 लाख टन LNG की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2023 में भारत कतर के लिए चीन और दक्षिणी कोरिया के बाद शीर्ष 3 सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। वहीं कतर के आयात के मामले में भारत, अमेरिका, चीन और इटली के साथ शीर्ष 4 देशों में से एक है। भारत और कतर के बीच अहम सुरक्षा समझौते भी हैं, जिसके तहत भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज कतर का दौरा करते हैं। कतर भारत सहित कई साझेदार देशों को अपने रक्षा संसाधनों में प्रशिक्षण देता है। भारत कतर में हर 2 साल में होने वाले दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेता है। भारत के लिए क्यों जरूरी है? अब सवाल उठता है भारत के लिए कतर क्यों जरूरी है, ये भी तो पता लगे।
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान का मानना है कि ट्रंप के आने के बाद अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर चिंतित है। इस स्थिति में भारत कतर को एक सुरक्षित और मजबूत देश के तौर पर देख रहा है और उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कतर जैसे खाड़ी देश हजारों करोड़ रुपए पर्यटन, खेल और शिक्षा क्षेत्र पे खर्च कर रहे हैं और इस स्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए न सिर्फ कतर को भारत की जरूरत है बल्कि भारत को भी कतर की जरूरत है। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं पीयूष गोयल ने क्या कहा और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उसने कहा। भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक भी हैं और संभावनाओं से भरे हुए हैं। 15-20 वर्षों में दोनों देशों के बीच ऊर्जा संसाधन संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश कई नई तकनीक, कृत्रिम मेधा पर और विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपने संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में व्यापार और निवेश दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृद्धि होने की संभावना नजर आती है। जयशंकर जी क्या कह रहे हैं? नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर आए कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद से मुलाकात काफ़ी समर्थक रही। कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के मैं उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के करीबी रिश्ते मजबूत होंगे। कतर के अमीर की भारत यात्रा दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी की गति प्रदान करने की दिशा में अहम साबित होगी। ये हमारे जयशंकर कह रहे हैं, है ना। चलिए, कतर में कितने बदे वो भारत के अंदर जो है बाहर बहुत लोग जाते हैं काम करने। चलो देखते हैं। कतर में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ 8 लाख से भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं। कतर में रहने वाले भारतीय चिकित्सा, अभियांत्रिक, शिक्षा, वित्त, बैंक, व्यवसाय, मीडिया और श्रम सहित कई तरह के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कतर में 20,000 से अधिक बड़ी और छोटी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। रिश्तों में चुनौती, रिश्तों में क्या क्या चुनौती हैं वो देख लेते हैं। भारत और कतर के रिश्तों में अहम चुनौती जून 2022 में आई थी, जब भाजपा की प्रवक्ता देखो नूपुर शर्मा ने एक टीवी शो में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से माफ़ी की मांग की थी। देखो, भारत और कतर के बीच में थोड़ी सी तलखी बढ़ गई थी। जो हमारी ये जो नूपुर शर्मा है, बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ बोल दिया था जो बोल रहे हैं। ये भी क्या ज़रूरत है बोलने की? क्यों बोल रहे हो आप? ये फालतू की बात करने से क्या फ़ायदा है ना। आप राजनीतिक बात कीजिए। तो कतर ने उस पर टिप्पणी की थी और भारत ने बिल्कुल सही किया। एक इंसान के ऊपर किसी देश से रिश्ते नहीं ख़त्म किए जा सकते। कोई भी देश इंसान से बहुत बड़ा होता है, तो एक इंसान के ऊपर हम देश से रिश्ते नहीं ख़त्म कर सकते। और अगर उस इंसान को सज़ा भी देनी पड़े तो मेरा मानना है दूसरे देश से रिश्ते बनाने के लिए, दूसरे देश के से अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए हमें उस इंसान को पनिश करना चाहिए। और किसी भी रिलीजन के बारे में, मुस्लिम ही नहीं, किसी भी रिलीजन के बारे में कोई कुछ ना बोले, ठीक है। बस चलिए, ये आज का आर्टिकल था। एक ये है, काश पटेल एफबीआई प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी। एफबीआई के पहले प्रमुख बने हैं काश पटेल। तो इसमें ज़्यादा बस कुछ खास नहीं है, बस इसमें बस हेडिंग थी, है ना। चलिए, आज की न्यूज़ ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम